Assalamu alaikum dear students. After a few days, I welcome back you to my video lectures on biology. In our first two lectures, we have discussed nutrition, we have discussed elementary canal structure. So today we will be discussing the digestive glands. Digestive glands play a very important role in the process of digestion. They are actually accessory organs. ठीक है, पहले हम यही लिखेंगे. Digestive glands जो है, they are accessory organs विच ये क्या काम करते हैं? ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो बायोकेमिकल डाइजेशन में पार्ट प्ले करते हैं. विच रिलीज एंजाइम्स फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. हमने पहले डिस्कस किया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. ठीक है, सो ये वो ग्लैंड्स होती हैं. दे आर एक्सेसरी ऑर्गन्स. एक्सेसरी मतलब वो ऑर्गन्स जो सीधा डाइजेशन जो है उसमें पार्ट प्ले नहीं करते हैं, बल्कि वो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. यू नो दैट एलिमेंट्री कैनाल इज दैट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच डायरेक्टली टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन. तो जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है वो क्या करते हैं, वो अपना जो एंजाइम है वो विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट वहां तक भेजते हैं, और फिर जो एंजाइम है वो जाके वहां पे बायोकेमिकल पार्ट प्ले करता है और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल और एब्जॉर्बेबल शक्ल में बना के देता है. तब जाके वो एब्जॉर्ब होते हैं इंस्टाइन्स. तो जो ग्लैंड्स which release their secretions with the help of a duct are called exocrine ग्लैंड्स. वो सारी ग्लैंड्स जिनमें एक डक्ट के जरिए एंजाइम हो, कोई और प्रोडक्ट हो, वो जाके टारगेट एरिया तक पहुंच जाएगा, उससे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड. एग्जांपल सलीवरी ग्लैंड, लिवर वगैरह वगैरह. ये सारी ग्लैंड जो है दे आर एक्सोक्राइन बिकॉज दे रिलीज देयर सेक्रीशंस विद द हेल्प ऑफ ए डक्ट, और वही डक्ट जो है दैट टेक्स देयर प्रोडक्ट टू द टारगेट ऑर्गन. ठीक है, मैं कैमरा के पास आके बोलने की कोशिश करता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि आवाज अच्छी नहीं आ रही है. आज सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सबसे पहले जो पहली ग्लैंड जो पार्ट प्ले करती है डाइजेशन में वो है सिलेवरी ग्लैंड. सिलेवरी ग्लैंड्स सिलेवरी ग्लैंड्स क्या करती है? ये मुंह में होती है, बकल केविटी में होती है, एंड दे रिलीज द सलाइवा. सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, you know that salivary amylase or which is also known as टाइलिन. तो उस एंजाइम जो है टाइलिन जो है उसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन जो है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मुंह में शुरू हो जाती है. तो सिलेवरी ग्लैंड जो है इनकी टाइप्स देखते हैं क्या क्या है, पहले लिखते हैं क्या है. सिलेवरी ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस saliva which contains an enzyme salivary amylase. Saliva also helps in moistening the food for easy swallowing. सलाइवा से फूड जो है वो गीला हो जाता है, मोइस्ट हो जाता है, ताकि फिर हजम करने स्वालो करने में उसको हेल्प मिलती है. सलाइवा जो है, सलाइवा एटलीस्ट हम लिखेंगे अबाउट 1 to 1.5 लीटर इतना पैदा होता है एक दिन में. ठीक है, अबाउट 1 to 1.5 लीटर सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड
पर डे। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलेवा पैदा होता है इंसान में, बनता है इंसान में विद हेल्प ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स। दैट मीन्स इन 1 ईयर अबाउट 500 to 550 लीटर्स, यानी एक बड़ी वो सिंटेक्स की टंकी, इतनी बड़ी टंकी जो है वो इंसान के सलेवा से भर सकता है अगर एक साल में कंटिन्यूस हम इसका हिसाब लगाएंगे तो। कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि हम बहुत ज्यादा सलेवा प्रोड्यूस करते हैं, और सलेवा जो है, सलेवा कंटेन्स 99% वाटर और 1% इसमें बाकी चीजें होती है, म्यूकस होगा या एंजाइम होगा या कोई साल्ट होगा। सो सलेवा जो है, सलेवा कंटेन्स 99% वाटर प्लस 1% अदर प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम्स। सलाइवा जो है ये सलाइवरी एमाइलेस के लिए एक अल्कलाइन मीडियम बनाता है 6.8 pH, और इस pH में सलाइवरी एमाइलेस जो है वो अच्छा काम कर पाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो यहाँ पे। सलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह की ग्लैंड्स होती हैं इंसान में। नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है, इस सबसे पहले इसकी लोकेशन, ये लोकेट कहाँ पे होती है? ये जो हमारा कान है, एक्सटर्नल ईयर जो है, एक्सटर्नल ईयर के साथ ही होती है, यहाँ पे इस जगह पे होती है, ठीक है, बिलो द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। पहले इसकी लोकेशन लिखेंगे हम। इट इज लोकेटेड बिलो द एक्सटर्नल ईयर। जो एक्सटर्नल बाहर से जो कान नजर आता है, उसी कान के थोड़ा नीचे होती है ये। एक और पॉइंट, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सिलिवरी ग्लैंड। सिलिवरी ग्लैंड 3 है, 3 में से सबसे बड़ी यही है। इट इज द लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड। एक और पॉइंट इसके बारे में ये कि ये एंजाइम के अलावा म्यूकस सेक्रेट करती है, ठीक है। इट आल्सो प्रोड्यूसेस mucus apart from salivary amylase। ये होता है माउथ में एंजाइम, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, PTYLIN, टाइलिन। हाँ, salivary amylase प्रोड्यूस करता है, इसका दूसरा नाम है टाइलिन। ये पॉइंट याद रखना है। सबसे बड़ी सिलिवरी ग्लैंड, तीनों में सबसे बड़ी ये होती है। दूसरी ग्लैंड लेंगे हम सब मैक्सिलरी, या इसका नाम एक और नाम है सब मैंडिब्यूलर। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड नाम खुद ही बताता है कि ये कौन सी ग्लैंड होगी। तो ये वो ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द जॉज। यहाँ पे ये पैरोटिड होगी, इसके ठीक नीचे यहाँ पे सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। इट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ जॉज बिलो द पैरोटिड ग्लैंड। ये भी बहुत ज्यादा सलाइवा और इसके साथ साथ थोड़ा म्यूकस भी प्रोड्यूस करती है। नंबर 3 सब लिंगुअल ग्लैंड। लिंगुआ मीन्स टंग। ये वो ग्लैंड है जो टंग के नीचे होती है। इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग एंड सुपीरियर टू सब मैंडिबुलर, ठीक है। सब मैंडिबुलर से थोड़ा आगे होती है, ऊपर होती है। अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो इतना ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखना ठीक है। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन डालनी है, उससे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती उसको अवॉइड करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम भी कम होता है।
अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो ये कि जो ये सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है, यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा मैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे लिख रहा हूं मैं कि जो इसकी डक्ट होती है, इस कॉल्ड, इसकी जो डक्ट होती है, जिस डक्ट के जरिए ये सलाइवा या म्यूकस जो है वो ग्लैंड से लेके सीधा मुंह तक ले जाती है और केट तक ले जाती है, उस डक्ट को बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट नाम है उसको, WHARTONS, वाटनस डक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटनस डक्ट बोलते हैं उसको। इसकी डक्ट को वाटनस डक्ट बोलते हैं, और इसकी डक्ट को, जो ये सब लिंगुअल है, इसकी डक्ट को the duct of sublingual gland is called duct of Rivinus, RIVINUS, वाटनस डक्ट, और जो सबलिंगुअल है उसकी डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनस। करेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट उठाएंगे, इतना इसके लिए काफी है। बाकी जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसमें हम बताएंगे कि सलेवरी एमाइलेज का क्या काम है और ये किस तरह से एक्शन करता है, किन किन प्रोडक्ट्स पे एक्शन करता है। उसके लिए एक और लेक्चर आ रहा है छोटा सा, जब आपको क्लियर होगा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर और ये ग्लैंड्स का, तब जाके आप इजीली उसको खुद भी लिख सकते हो। फिर भी मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, खासकर 10th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये लिखाना। तो हम नेक्स्ट नंबर 2, जैसे ही हम ओरल कैविटी में जाते हैं उसके बाद हम इसोफेक्स और फेरेंक्स में जाते हैं। इसोफेक्स एंड फेरेंक्स डोंट कंटेन एनी एक्सोक्राइन ग्लैंड व्हिच टेक्स पार्ट इन द डाइजेशन। सो सीधा हम जाएंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या स्टमक की ग्लैंड्स में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये होती है स्टमक वाली ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक। ये क्या होती है? ये सिंपल, दे आर सिंपल और ब्रांचेड, थोड़ी बहुत ब्रांचेड होती है कभी कभी, वरना यूजुअली ये सिंपल ग्लैंड्स होती है। सिंपल और ब्रांचेड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन मैनी 3 एरियाज में लोकेट होती है। हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, हाँ, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। ये 3 पार्ट्स में होती है। बॉडी में एक्शन ज्यादा होती है, बॉडी में उतने एंजाइम सिक्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक पार्ट्स। ये मैंने अभी बोला आपको, ये बिल्कुल सिंपल होती है। सिंपल थोड़ा बनाएंगे यहां पे ऐसे, ये गैस्ट्रिक पिट हो गया, ठीक है। ऐसे सेल्स बनाएंगे इनकी, बीच में कहीं पे कोई सेल होगी ऐसे एनलार्ज होके, बाकी सिंपल सेल्स है इसकी। ऐसे होगी कहीं पे ग्लैंड बनी हुई ऐसे, बाकी सिंपल सेल्स है, सिंपल सेल्स। ये गैस्ट्रिक पिट हो गया। इसी पिट से जो गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स है, जो जूस है इनका या म्यूकस जो भी सेक्रेट करेंगी, वो इसी पिट से बाहर निकलता है, ठीक है। इससे हम नाम दे सकते हैं सीधा ऑक्जेंटिक सेल, यहां पे ये पेप्टिक सेल, ये हो गई
गॉबलेट सेल। एक्चुअली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये बेसिकली दे आर ऑफ 4 टाइप्स, बट ओनली 3 ऑफ देम, फर्स्ट 3 जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, 3 ऑफ देम सेक्रेट एंजाइम्स, और जो फोर्थ पार्ट है दैट सेक्रेट्स द हार्मोन। ठीक है, जो हार्मोन कंट्रोल करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज को। देखो नंबर 1 चीफ, या इसका दूसरा नाम है पेप्टिक, या एक और कॉमन नेम है जो बड़ा मशहूर नाम है, उसको बोलते हैं जाइमोजेनिक। चीप और पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल्स, ये सेक्रेट करती है एंजाइम्स, प्रो एंजाइम्स। दे सेक्रेट द गैस्ट्रिक प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम क्या होता है? इट इज एक्चुअली द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म इसलिए क्योंकि अगर एंजाइम अंदर से एक्टिव होकर आ गया, अगर यहां से एंजाइम एक्टिव होकर आ गया, तो चांसेस है कि वो यहां से इन सेल्स को डिसॉल्व कर सकता है। इसलिए जब तक ये बाहर ल्यूमन में आ जाए, जब मेन स्टमक तक जब आ जाएगा ये, तब तक इसका क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रो फॉर्म में होता है। तो प्रो एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स है? यहाँ पे 2 एंजाइम्स है, रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन जो है वो सेक्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन, और जो पेप्सिन है वो सेक्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजेन। दीज आर इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ दीज एक्टिव एंजाइम्स। प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन, ये मेन और इसके एंजाइम्स हैं। इनके अलावा एक और एंजाइम है जो बहुत ही कम सेक्रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेस। लाइपेस आपको पता है, लाइपेस एंजाइम्स दे एक्ट ऑन फैट्स। अपार्ट फ्रॉम these two, a weak gastric lipase ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, ये एक तो वीक होता है और ये बहुत ही कम अमाउंट्स में पैदा होता है, ओनली अबाउट 2 to 4% इन द स्टमक। सेकंड टाइप ऑफ सेल जो मैंने वहां पे लिखा है, सेकंड जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। ये सेल्स क्या करती है? दे सेक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट एसिड इन द स्टमक व्हिच मेक्स the environment of the stomach acidic. They secrete HCl and एक और चीज, intrinsic factor of Costal. Intrinsic factor of Costal. Intrinsic factor of Costal का क्या काम है? It helps in the absorption of vitamin B12. इसको लिखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिखिए, which helps in the absorption of vitamin B12. Number 3, goblet cells. गॉबलेट सेल्स जो है ये इंटेस्टाइनल में भी होती हैं। गॉबलेट सेल्स का यही काम है, दे सेक्रेट म्यूकस, और म्यूकस से क्या होता है कि डेलिकेट लाइनिंग्स आर प्रोटेक्टेड, और वो एंजाइम सेक्रेट होने से पहले ही सेक्रेट होती है, ताकि वो एनवायरनमेंट को उसी के हिसाब से बनाती है। अगर एसिडिक बनाना है तो वो इस एनवायरनमेंट को उसी तरह से क्या कहते हैं एडजस्ट करेंगी, या इसको अल्कलाइन बनाना है तो वो अल्कलाइन ही बनाएंगी। ठीक है, जैसे आप स्टमक इंटेस्टाइन में देखोगे ड्यूडेनम में कि म्यूकस जो है गॉबलेट सेल्स का, दैट मेक्स द एनवायरनमेंट अल्कलाइन, सो दैट जो गैस्ट्रिक जूस है, जो HCl है, इसमें जो HCl होता है, इस HCl की वजह से इंटेस्टाइन को नुकसान ना पहुंचे। तो उस म्यूकस का यही इंपॉर्टेंट काम है, सबसे पहला काम। इसके अलावा इसके काम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट काम है कि ये डेलिकेट लाइंस को बचाता है। गॉबलेट सेल्स दे सेक्रेट म्यूकस। तो
एंट्रेंस के बच्चे यहाँ पे ख्याल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं। कभी आपको वो एंजाइम्स को मिलाने देंगे पार्ट ए टू पार्ट बी, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे वो पेप्टिक सेल्स या ज़ाइमोजेनिक सेल्स, ऑर्गेनिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, तो वहां से एंजाइम्स के नाम लिखेंगे, आपको ए टू बी पार्ट मिलाना होगा, या सीधा लिखेंगे HCl secreted by, नीचे ऑप्शंस होंगे चीफ सेल, ऑर्गेनिक सेल, गॉबलेट सेल, ऑल द अबव। ये कुछ और तरह से इसमें से कई सारे क्वेश्चन देते हैं, और हर साल एग्जाम में, खासकर नीट लेवल में, हर साल नीट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 4, ये जो है ये तीनों एक्सोक्राइन पार्ट प्ले करती है, एंजाइम म्यूकस वगैरह सिक्रीट करती है। नंबर 4 जो है, फोर्थ, दे आर द हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स, हार्मोन क्रिएट करती है। दीज आर जी सेल्स, इनमें पहली टाइप जी सेल्स है। ये क्या बनाती है, वी सेक्रीट, जी सेल्स सेक्रीट गेस्ट्रिन हार्मोन। एंड एक और होती है जो सिल्वर डाई में स्टेन होती है, दे टेक द सिल्वर डाई, दे आर स्टेन बाय सिल्वर डाई अर्जेंटेफिन, तो इनका नाम भी वही रखा गया है, अर्जेंटेफिन सेल्स, अर्जेंटेफिन सेल्स विच सेक्रीट serotonin and histamines। आपको अच्छे से इनको ध्यान में रखना है, हर चीज, हर सेल का अपना अपना एंजाइम, अपना हार्मोन जो है वो करेक्ट याद होना चाहिए, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब इतना काफी है यहाँ तक, तो एंजाइम का क्या काम है वो हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इतना इनफ है इसमें, ये बेसिक नॉलेज है, बाकी आप बुक्स में से इससे और भी नॉलेज गेन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ये लिमिट नहीं है, यू कैन गो बियॉन्ड दिस, बट दिस इज मिनिमम बेसिक नॉलेज विच एवरी स्टूडेंट स्पेशली फ्रॉम 11th क्लास आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। तो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके पास बहुत ही अच्छा मौका होता है 11th में इन सारी चीजों को याद करने का, बिकॉज आपको 11th में कोई फोर्स नहीं होता है वो परसेंटेज का, तो मेरे ख्याल से 11th में आप जितना हो सके उतना नॉलेज में फोकस करो। अब नंबर 3 हम लिवर उठाएंगे। लिवर यहाँ पे थोड़ा बनाएंगे, लिवर ऐसा होता है, ये पता नहीं क्या बन गया, इस तरह से हम लिवर को बनाएंगे। फिलहाल ये इसकी एक बड़ी वाली लोब है, लार्जर लोब, ये राइट साइड में होती है, लिवर इज प्रेजेंट हियर ऑन द राइट साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, रेडिश ब्राउन ऑर्गन, तो ये लार्जर लोब है, ये स्मॉलर है, इनके बीच में जो ये गैप है, जो ये इनके बीच में जो ये टिश्यू है, एक तरह का टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। जो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है ये राइट लोब को लेफ्ट लोब से अलग करता है। राइट लोब जो है इट इज बिगर एंड लेफ्ट लोब इट इज स्मॉलर। जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है 2 लोब से, बट व्हेन इट इज सीन फ्रॉम द बेस तो लगता है 2 लोब से, छोटी छोटी, जिनको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं कॉर्डेट, दूसरी को बोलते हैं कॉर्ड्रेट, QUADRAT, कॉर्डेट लोब एंड कॉर्ड्रेट लोब, ठीक है। तो जब हम इन चीजों को हम इस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे कि इट इज रेडिश ब्राउन ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के दाएं साइड, राइट साइड में होता है, राइट साइड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो कि आप सबको पता होगी, इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन सॉरी, इट इज लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर ये बहुत बड़ा ऑर्गन भी होता है, इट इज सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन जो है दैट इज स्किन, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन इज लिवर। अब यही लिखेंगे हम, इट इज डिवाइडेड इनटू
two lobes by the falciform ligament. falciform ligament एक टफ टिश्यू होता है दो लोब्स के बीच में, ये इसको दो हिस्सों में तकसीम करता है। आगे डैश करके इसे लिखेंगे, द लार्जर राइट लोब एंड स्मॉलर लेफ्ट लोब। साथ साथ हम ये भी लिखेंगे, बट व्हेन सीन फ्रॉम द बेस it has two small lobes, caudate and quadrate lobe। ठीक है, caudate and quadrate lobe। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो लिवर है ये बेसिकली इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो दे आर हेक्सागोनल सेल्स known as hepatic lobules। ऐसे इस तरह से होते हैं, इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी लिवर जो है उसमें ऐसे छोटे छोटे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर लिवर बनाते हैं। तो जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स है इसको बोलते हैं हम हेपेटिक लॉब्यूल। आप लिख सकते हैं उसको नेक्स्ट पैरा में कि द बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ लिवर इज hexagonal structures known as hepatic lobules। होता क्या है, इनमें सेंटर में एक वीन होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वीन। ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। सेंट्रल वीन जो है इससे ऐसे सेल्स निकलती है बाहर, द बेसिक फंक्शनल सेल्स ऑफ लिवर विच आर नोन एज हेपेटोसाइट्स, इस तरह से रेडिएट होती है बाहर। अब मैं इसको लाइन मारूंगा ऐसे, these are not actual lines, you assume it a line, but actually होता क्या है, ये छोटी छोटी सेल्स होती है इसे। these cells are known as hepatocytes। so from the hepatic lobule, from its center, from the center of hepatic lobule there is a central vein, from this central vein chains of hepatocytes रेडिएट आउट, वहां से बाहर निकलती है। रेडिएट आउट मीन्स टू फेन आउट फ्रॉम समथिंग, किसी सेंटर से बाहर निकल कर रेडिएट आउट। सो चेन्स ऑफ हेपेटोसाइट्स रेडिएट आउट, और इसके तीन कॉर्नर्स में 1, 2 and 3, at the three corners of this hepatic lobule there is a structure known as portal triad। portal triad, ये पोर्टल ट्रायड क्या होता है, इसमें तीन तरह की वेसल्स होती है। इट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वीन और बाइल डक्ट। यानी एट द 3 corners of hepatic lobule a hepatic triad arises। This hepatic triad is made up of 3 types of structures, hepatic artery, hepatic vein and bile duct। तो ये सारी चीज आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स इस तरह आप लिखोगे खुद ही। आप liver are called hepatic lobules which are हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। 6 कोने होते हैं इसके, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स। इसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम इट्स सेंटर, वेयर सेंट्रल वीन इज प्रेजेंट, चेन्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, द फंक्शनल सेल्स ऑफ लिवर। हेपेटोसाइट्स द फंक्शनल सेल्स ऑफ लिवर, बेसिक फंक्शनल सेल्स ऑफ लिवर। They arise from this central vein and they radiate in all the sides at 3 edges of the lobule, at 3 corners of the hexagonal lobule there is a portal triad। इसी तरह लिखोगे आप इसको एग्जाम में, ठीक है। This portal triad is composed of hepatic artery, hepatic vein and bile duct। तो जो ये लिवर है इसी से बना हुआ है, इन्हीं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि दिस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर
बाकी खुद लिखोगे आप यहाँ पे, द hepatic lobule is covered by Gleason's capsule। ये एंट्रेंस पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, एआईपीएमटी में पूछा गया था, ये एम्स में पूछा गया था कई बार। जो हिपेटिक लॉब्यूल है, ये हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है हिपेटिक लॉब्यूल, इसके ऊपर इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर्स मिल के लिवर का पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं। हिपेटिक लॉब्यूल, इसमें आप देखोगे ग्लीसन्स कैप्सूल होता है ऊपर। जो ये एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो हिपेटोसाइट्स होती है, इनके बीच में छोटे छोटे साइनोसाइड्स होते हैं, छोटी छोटी रगे होती है, वीन्स होती है, छोटी छोटी साइनोसाइड्स। ठीक है, ये एक और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इन बिटवीन द रोज ऑफ हिपेटोसाइट्स comma small sinusoids rich in oxygenated blood are present। ये जो साइनोसाइड्स है, इनकी सेल्स को बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार नाम दिया गया है। दे आर, या दे हैव लिखेंगे हम, दे हैव स्टिलेट रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स। इनमें होती है स्टिलेट रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स, जिनको आमतौर पर बड़ा ही मशहूर नाम है वो, these स्टिलेट रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स in the hepatic sinusoids are known as Kupffer cells। They are known as Kupffer cells। Kupffer cells because they were first observed by Wilhelm von Kupffer। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर जो है, इनका क्या काम है, वो एक और साइंटिस्ट ने देखा था, उसका नाम बॉविस था। सो समटाइम्स दे आर आल्सो नोन एज Kupffer Bowis cells। शायद ये स्पेलिंग है, शायद, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, ये स्पेलिंग है Kupffer Bowis cells। इनका क्या काम होता है, दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। जो भी एक्सटर्नल बॉडी, जो भी फॉरेन बॉडी घुसेगी लिवर में, ये उनको डिस्ट्रॉय करती है। इसके अलावा दे हैव आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ऑल द आरबीसीज, डिस्ट्रॉयड डब्ल्यूबीसी जो खत्म होकर आती हैं कहीं से, तो दे आल्सो इनगल्फ दोज। ठीक है, ये उनको खत्म करती है, इनगल्फ करती है, उनको डिस्ट्रॉय करती है। यानी कुपर सेल्स का क्या काम है, दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। दे आर फेगोसाइटिक, यानी दे डिस्ट्रॉय worn out RBCs, WBCs and WBCs, बैक्टीरिया एटसेट्रा। पता नहीं विजिबल है कि नहीं ब्लैक बोर्ड में। हाँ, सो हमने याद रखा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्रेंस पॉइंट है ये भी, कि कुपर सेल्स कहाँ पे होती है, इनका क्या काम होता है। दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम इट। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। आगे थोड़ा और देखेंगे इस लिवर में। लिवर, इसकी इतनी डिटेल्स काफी हैं, थोड़ा और देखेंगे इसको। जो हिपेटोसाइट्स है, द बेसिकली लिवर जो है, दैट इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स नोन एज हिपेटोसाइट्स। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हिपेटोसाइट्स, जिनको लिवर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हिपेटोसाइट्स प्रोड्यूस बाइल साल्ट्स, जो बाइल जूस भी बोलते हैं जिसको। हिपेटोसाइट्स प्रोड्यूस बाइल which then goes in, इस जैसे हिपेटोसाइट्स ने बाइल बना लिया, तो उसके साथ छोटी छोटी जो वीन्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कैनाल्स ऑफ हेरिंग, ठीक है, वो इसको कलेक्ट करती है। हिपेटोसाइट्स प्रोड्यूस बाइल which then goes into, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, कैनाल्स ऑफ हेरिंग। सॉरी, इससे पहले which go into bile
कैनालिक्यूलाई, छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं बाइल कैनालिक्यूलाई। यहाँ से जाती है बाइल, ये उसमें हेरिंग में, कैनाल ऑफ हेरिंग में बाइल कैनालिक्यूलाई फ्रॉम वेयर इट यानी बाइल ट्रेवल्स थ्रू कैनाल्स ऑफ हेरिंग, यानी डक्ट ऑफ हेरिंग भी बोलते हैं। यानी हेपेटोसाइट्स जो बाइल बनाती हैं वो जाता है बाइल कैनालिक्यूलाई में, स्पेशल डक्ट्स होती हैं बाइल कैनालिक्यूलाई। तो बाइल कैनालिक्यूलाई जो है वो इस बाइल को आगे ले जाके कैनाल ऑफ हेरिंग में डाल देती है, ठीक है। या कैनाल ऑफ हेरिंग जो है, कैनाल ऑफ हेरिंग आगे जाके इसको बाइल डक्ट्स में ले जाएगी। कैनाल ऑफ हेरिंग विच टेक it to the bile ducts। इस तरह से जो ये बाइल बन गया वो आगे सफर करता है। बाइल डक्ट्स यूनाइट होती है, फिर बाइल डक्ट्स आगे जाके मिल जाती हैं। बाइल डक्ट्स दीज इन टर्न ये बाद में जाके यूनाइट होती है, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, यूनाइट to form common hepatic duct। ये आपको सीरीज में याद रखना पड़ेगा, to form common hepatic duct which joins the cystic duct from gallbladder। cystic duct जो है वो gallbladder से आती है, from gallbladder to form, तब जाके एंड पे बनती है to form common bile duct। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है यही इस बाइल जूस को ले जाती है, बाइल सॉल्ट्स को ले जाती है ड्यूरिनम तक। तो इस तरह से ये सारी एक चेन सी बन जाती है। चेन कैसे बनती है? हेपेटोसाइट से बाइल जाता है कैनालिक्यूलाई में, कैनालिक्यूलाई से जाता है ये कैनाल्स ऑफ हेरिंग में, वहाँ से बाइल डक्ट्स में, बाइल डक्ट्स मिलती हैं, बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे जाके मिलती है गॉल ब्लैडर की डक्ट से, जिसको साइस्टिक डक्ट बोलते हैं। उसके बाद साइस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिला के बनाती है, सॉरी कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों मिला के बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट, और यही आगे बढ़ती है फिर। ऐसे कितना काफ़ी है मेरे ख्याल से लिवर का। अब लिवर के फंक्शंस है वो कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी बुक से मिल सकते हैं लिवर के फंक्शंस, वो बड़े ईजी है। तो मैं थोड़ा बताऊंगा, चलते चलते बता भी दूंगा। लिवर जो है इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बहुत सारे काम है। एक और काम करता है, जैसे हमने यहाँ पे बोला फेगोसाइटिक काम करता है। एक और काम है इसका, इट इन लिवर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह या ग्लाइकोजेनेसिस होते हैं यहाँ पे, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस टेक्स प्लेस। एक और काम, इट प्रोड्यूसेस एंटीकोगुलेंट्स लाइक हेपेरिन, इट प्रोड्यूसेस ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंसेस लाइक फाइब्रिनोजिन। लिवर जो है एक और काम करता है कि इट प्रोड्यूसेस एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन जो है दैट हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन इन द किडनीज। तो कई सारे आप इसके फंक्शन देख सकते हो, यहाँ पे उतना टाइम नहीं है तो फंक्शन आप खुद लिखोगे। अब जाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट 4, उठाएंगे हम पैनक्रियाज। इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, पहला पॉइंट। इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड आफ्टर लिवर, ठीक है। इसका एक और पॉइंट है, इट इज हेटेरोक्राइन यानी बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट जो है दैट सेक्रेट्स एंजाइम्स, एंड एंडोक्राइन पार्ट जो है दैट सेक्रेट्स हार्मोन्स। इसकी लोकेशन, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्टमक, स्टमक की बेस पे होता है। जो ड्यूडेनम का वो यू होता है उस यू में होती है पैनक्रियाज। जैसे
ऐसे होती है, इस यू में फंसी होती है, ठीक है। यहाँ से इसको स्प्लीन होता है, इसमें बीच में ऐसे केनाल होती है इसकी भी अपनी, ऐसे इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, ये एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको हम बाद में थोड़ा सेपरेट बनाएंगे अलग से। इसके 3 पार्ट्स है, ये हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है, हेड बॉडी एंड टेल। तो जो ये एक्सोक्राइन स्ट्रक्चर जो है इनके बीच में गोल गोल से ऐसे होते हैं, गोल गोल से, इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले यहां पे हम लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा। इट्स, यहां पे लिखेंगे ये, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? हेड बॉडी एंड टेल, खुद लिखोगे, हेड बॉडी एंड टेल। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड बॉडी एंड टेल। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ क्लस्टर्स of glandular epithelial cells. Glandular epithelial cells. It consists of clusters, clusters, clusters of glandular epithelial cells known as acini. तो वो जो क्लस्टर होता है उसको acini बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बनाऊंगा मैं यहाँ पे एक acini, एक को acini बोलते हैं, ऐसे होता है ये, यहां से बाहर जाती है, ये सेल्स होती है इसकी। तो ये सारी सेल्स जो है ये एक एसिनस है, प्लूरल, एसिनाई प्लूरल होता है, एसिनस सिंगुलर होता है। ये जो यहाँ पे मैंने बनाई ये जो एसिनस होता है, एसिनस से जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो आके इस डक्ट में जाते हैं, फिर इस डक्ट से आगे बढ़ के ड्यूडेनम में चले जाते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, इन एसिनाई की वजह से इसका 99% पार्ट होता है, यानी मोस्ट ऑफ द 99% पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइनिक इन नेचर। इसको लिख सकते हो, विच फॉर्म द 99% मास ऑफ पेनक्रियाज। सिर्फ 1% इसका एंडोक्राइन होता है, बाकी पूरा एक्सोक्राइनिक होता है। 99% मास ऑफ द पेनक्रियाज। ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि दे secrete the pancreatic enzymes and form its exocrine part. ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सुन रहे हो वीडियोस में क्या बोल रहा हूं। अब एक और होता है इसमें, एक और स्ट्रक्चर होता है इन बिटवीन द एसिनाई। एसिनाई के बीच में क्या होता है? स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ cell masses known as pancreatic islets। इन सेल्स के बीच में पेनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बनाया है। बाहर से ये बनाया एसिनाई, पूरे एसिनाई यहां से यहां तक, और इनके बीच में जो खाली गैप है, जो जगह है एसिनाई के बीच में, उस गैप को फिल करते हैं पेनक्रियाटिक आइलेट्स, या जिनको पॉपुलरली हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Islets of Langerhans are the endocrine part of the pancreas। तो इस islets of Langerhans जो है, इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दूसरे यूनिट में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। यहाँ पे आप इतना याद रखो कि these are made of 4 types of cells। These are made up of 4 types of cells। ऐसे एक बाहर से कवरिंग होती है इसे, ठीक है। एक आइलेट में बड़ा बनाकर बना रहा हूं, बड़ा करके आइलेट को बना रहा हूं। दिस इज ए लार्जर व्यू ऑफ आइलेट। इसके बीच में ऐसे सेल्स होती हैं, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, इन सेल्स को। ठीक है। तो एक और टाइप की सेल्स होती है इनके बीच में ऐसे,
इसको थोड़ा मैं लंबा करके बनाऊंगा। ये स्किटर होती है बीच में, बाहर, अंदर, हर जगह। और फोर्थ टाइप ऑफ सेल हम इसको ऐसे स्टार से बनाएंगे यहाँ पे। ये भी स्किटर होते हैं थ्रू आउट द आइलेट। तो जो बाहर से सेल्स बनाई मैंने, दीज आर अल्फा सेल्स। जो अंदर एक ही जगह पर ये जो सेल्स हैं, जो एक ही जगह, जो इधर उधर ज्यादा बिखरी नहीं है, उनको बोलते हैं बीटा सेल्स, जिनको मैंने यहां पे ऐसे बनाया, बीटा सेल्स। ठीक है। उसके बाद जो स्टार शेप्ड है, दीज आर डेल्टा सेल्स। आप लिख सकते हो अल्फा सेल्स दे फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द आइलेट, एंड बीटा सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर, डेल्टा सेल्स दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द आइलेट दे आर स्कैटर्ड। और एक और तरह की सेल्स है जो मैंने ये वाली बनाई थी, इनको बोलते हैं पीपी सेल्स, पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ठीक है। यहां पे लिख सकते हो आप, इट इज कंपोज्ड ऑफ, जो आइलेट है ये किसका बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स विच सेक्रेट हार्मोन्स। ठीक है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। पीपी मीन्स पॉलीपेप्टाइड। तो इस तरह से छोटे छोटे आइलेट्स जो है ये पेनक्रियास का 1% बनाते हैं, और ये 1% जो है ये हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह वगैरह। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसका। यहां आप समझ गए कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जो एसिना है, एसिना के बीच में एंडोक्राइन आइलेट्स होती है, छोटी छोटी आइलेट्स होती है, और एक आइलेट जो है वो कई तरह की सेल्स से बना है। तो जहां तक मैंने पढ़ा है इसकी 4 सेल्स होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, बट आई हैव रेड समवेयर कि इसमें एक और टाइप की सेल होती है, 5 टाइप की सेल। चलो मैं आपको ये जब हार्मोन्स पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखो यहां से लिवर है, लिवर के साथ गॉल ब्लैडर है। लिवर और गॉल ब्लैडर जो है, इन दोनों की डक्ट जो है वो मिलके, अभी हमने बोला साइसिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये आके यहाँ पे मिलती है इसके साथ, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ। जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, देखो ये जो सारे एसिना है, ये अपना जो एंजाइम है किसमें डालते हैं, इस मेन डक्ट में। इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ वायरसिंग, या बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट सीधा। द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आर carried by the pancreatic duct जिसका नाम डक्ट ऑफ वायरसिंग भी है। ठीक है। तो वायरसिंग डक्ट जो है ये मिलती है कॉमन बाइल डक्ट के साथ, ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलती है। It is joined by the common bile duct। कॉमन बाइल डक्ट में लिवर की हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर की साइस्टिक डक्ट होती हैं। तो ये जो ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये सीधे ड्यूडेनम में नहीं जाती है, ये जाती है पेनक्रियाटिक डक्ट में जाके मिलती है। तो उस जगह को जहां पे जॉइंट मिलते हैं, ठीक है, वहां पे एक स्पिंक्टर होता है। इट इज जॉइंड बाय द कॉमन बाइल डक्ट and the joint is guarded by the sphincter of Boyden। important point है ये। sphincter of Boyden यानी जहां पे बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलते हैं वहां पे एक प्रोटेक्शन है, इस जगह प्रोटेक्शन है। यहाँ पे ऐसे ये एक डक्ट आ गई, यहां से दूसरी डक्ट आ गई, ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इन दो के बीच में एक प्रोटेक्शन है जिससे ये बाइल फ्लूइड जो है ये कंट्रोल में रहता है, ये कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करता है नीचे, तब ये दोनों जाके आगे कानून बनाएंगे। तो इस जगह जो स्पिंक्टर है उसको बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ बाइडेन। स्पेलिंग विजिबल है, हाँ।
तो अब ये दोनों मिलेंगी, दोनों मिलके आगे चल रही हैं, इसको बोलते हैं हिपेटिक वाली और पेनक्रियाटिक डक्ट। दोनों डक्ट्स मिलके आगे बढ़ेंगी, कॉमन डक्ट बनाएंगी, इसको बोलेंगे हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। बोथ फॉर्म हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो जहां पे ये दोनों मिलती है, ठीक है, या डक्ट बोलेंगे या एम्पुला, इस जगह को बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। तब जाके ये दोनों मिलके आगे जाएंगे, किसमें, ड्यूडेनम में घुस जाएंगे। ये ड्यूडेनम हो गया, यही से ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में जब दोनों मिल जाएंगी तो यहाँ पे एक और प्रोटेक्शन है, एक और स्पिंक्टर है, जिसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ये याद रखने की बात है यहाँ पे। दे देन go into the duodenum where sphincter of Oddi guards them। इन दोनों का जो फ्लूइड है वो कितना अंदर जाएगा ड्यूडेनम में, कब कितना जाएगा, उस सारी चीजों का जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी। तो ये याद रखना है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी इज प्रेजेंट इन द ड्यूडेनम, और स्पिंक्टर ऑफ बार्डने ये प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज में, जहां पे दोनों डक्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लास्ट पार्ट उठाएंगे इसका, आई थिंक इतना काफी है। तो उसके बाद पेनक्रियाज के कितने एंजाइम्स है, क्या क्या एंजाइम्स है, वो अगले टॉपिक में आएंगे। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा एंजाइम्स पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन सेक्रेट करते हैं, ये आगे जाके हम देखेंगे। अब इसका लास्ट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल स्टाइन्स। स्मॉल स्टाइन्स में सबसे ज्यादा काम जो है वो ड्यूडेनम में होता है। तो स्मॉल स्टाइन जो है दे पोजेस एब्जॉर्बिव सेल्स, क्या बनाया मैंने, एब्जॉर्बिव सेल्स जो है वो विलाई के बीच में होती है, और इनके एंजाइम्स को बोलते हैं हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। तो नॉर्मली हम जो ये स्मॉल स्टाइन है, इसकी ग्रेन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। The glands of small steins can be divided into two parts। ये आसान है लिखना। Number one, Brunner's glands, which secrete म्यूकस। ब्रनर्स ग्लैंड्स जो सिर्फ म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, म्यूकस जो है वो सबसे पहले जैसे ही यहाँ से काइम आना शुरू हो जाएगा, काइम जो है वो स्टमक में एसिडिक हुआ होगा बिकॉज ऑफ HCl, तो उस HCl की वजह से, उस एसिडिक काइम की वजह से यहाँ डेंजर है कि जो डेलिकेट टिश्यूज है ड्यूडेनम के, दे मे गेट डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड। सो टू एमेलियोरेट दैट थिंग, होता क्या है कि यहां से सबसे पहले ब्रनर्स ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस क्या करती है, ये उसके जो काइम में जो है, काइम का जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करती है। उसके बाद इसकी मेन सेल जो है, जिनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकॉन। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकॉन, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकॉन जो है ये ठीक इसी तरह से होती है जिस तरह से यहाँ पे हम बोला सीधा आइलेट ऑफ लैंगरहान।
तो उस आइलैंड में बहुत सारी सेल्स थी। यहाँ भी वही बात है, इस क्रिप्ट ऑफ लेबरकॉन में बहुत तरह की सेल्स है। इट इज मेड अप ऑफ many types of cells which secrete enzymes. Each crypt of Lebercon has following types of cells. इस तरह भी बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें आपको लिखना है कि जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकॉन है, जैसे वहां पर आइलेट था, इसी तरह क्रिप्ट ऑफ लिबरकॉन जो है, इसमें हम बताएंगे कौन कौन सी तरह की सेल्स होती हैं। सबसे पहले इसमें होती है एंट्रोसाइट्स, फिर इसमें लिखेंगे हम गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस बनाती हैं, एक एक जो इसमें क्रिप्ट में ये सारी चीजें होती है। फिर होती है इसमें पेनेट सेल्स, और इसके अलावा ये जो सेल्स है एंडोक्राइन सेल्स, इसकी सेल जो है वो फर्दर दो चार किस्म की होती हैं, जैसे एस सेल्स, के सेल्स, सी के सेल्स, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं। सी के कोलसिस्टोकाइनिन सेल्स, ठीक है, ये सारे जो हैं ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइन, और वो जो हार्मोन्स है वो फिर कंट्रोल करते हैं इंटेस्टाइन की जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी सेल्स मिला के इंटेस्टाइन को बनाती है, और जो ये फ्लूइड बनाती है एंजाइम्स जो इसका सिक्रीशन है इन सब सेल्स की, उनको मिला के हम बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस प्रोड्यूस करती है। इस तरह से यहाँ तक आते आते इन सेल्स से जो एंजाइम्स निकलते हैं, यहाँ तक आते आते सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं कंप्लीटली। सो दे कंप्लीट द डाइजेस्टिव प्रोसेस। इस तरह से मेन साइट ऑफ डाइजेशन इज स्मॉल स्टाइन्स का कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम पार्ट होता है स्मॉल स्टाइन्स का। सो आई होप आप लोगों ने काफी सारी नई चीजें सीखी होंगी इसमें, और इसमें आई ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत सारा स्कोप है क्वेश्चंस आने का नीट में या बोर्ड एग्जाम्स में। सो आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, और वी विल बी डिस्कसिंग द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हाउ डाइजेशन अकर्स इन द ह्यूमन बीइंग्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वो एक शॉर्ट वीडियो होगा, तो आई थिंक आप लोग इससे फायदा उठाओगे, और आगे हमें अपने कमेंट्स के जरिए बताओगे कि व्हाट वी शुड डू फर्दर, whether we should add extra things or we are going well in this series. Thank you. Have a nice day. Inshallah, God bless you. आप घर में सेफ रहो.